नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। रीटा जी, मैं जानना चाहूँगा ये जो मुल्जिम है और ये मुजरिम है, इसमें क्या डिफरेंशिएशन है? हर्ष जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखा जाए तो जो ये मुल्जिम और मुजरिम, ये दो चीज़ें हैं, अलग अलग है। एक अगर दिन है तो दूसरी रात है। मुल्जिम की इनिशियल स्टेज है और मुजरिम जिस पे केस साबित हो गया है वो है जी। और जैसा कि कहा जाता है कि जो हमारा जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, एक्यूजिटोरियल सिस्टम है, तो जब तक आपके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ तब तक आप निर्दोष हैं, तब तक आप शायद अक्यूज़ कहलाए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये आपने सही कहा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, अक्यूज़ का ये अधिकार है कि जब तक उसको सज़ा नहीं मिल जाती कोर्ट से तब तक वो इनोसेंट ही माना जाता है। उसको मतलब जिसको कहा जाए उसको मतलब कि अक्यूज़ नहीं माना जाता है जिस असल मायने में अगर जो कहा जाए। जी रीटा जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम अक्यूज़ की बात कर रहे हैं या मुल्जिम की बात कर रहे हैं, जिसको आरोपी भी कहें, अगर हम सरल हिंदी भाषा में कहें तो आरोपी भी उसे कहा जा सकता है। मैं ये जानना चाहूँगा, क्या सिविल और क्रिमिनल केसेस में दोनों में आरोपी या अक्यूज़ या मुल्जिम कहलाया जाता है, या उसके लिए कुछ सेपरेट डेफिनेशन हमारे कानून में है? देखो, जो क्रिमिनल केसेस है वो क्रिमिनल केसेस, जैसे कंप्लेनेंट ने किसी ने एफआईआर लॉन्च की, उसके बेस पे पुलिस एक्शन लेती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस केस फाइल करती है, उस बेस पे होता है, स्टेट उसको डिफेंड करता है, ठीक है। और जो सिविल केसेस है उसमें प्राइवेट पार्टीज़ होती है, सिविल डिस्प्यूट्स है, दो पार्टीज़ के बीच में होता है, दोनों पार्टीज़ दोनों ही, जैसे प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट या पिटिशनर रिस्पोंडेंट है, तो वो अपने आप केस फाइल करते हैं और डिफेंड करते हैं। जो कि क्रिमिनल है, क्रिमिनल केस स्टेट डिफेंड करती है। तो दोनों ही अलग अलग है। सिविल में तो ये है कि डिस्प्यूट में ये है कि समझौता, जो मुख्य उद्देश्य है वो दोनों में समझौता मुख्य उद्देश्य होता है। जो क्रिमिनल में है उसमें तो ये है कि पनिशमेंट, जिसने गलत किया है उसको पनिश किया जाए, यही उसका उद्देश्य होता है। जी, तो ये दोनों ही, जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्रिमिनल केसेस में जो एक अक्यूज्ड कहलाया जाता है या मुल्जिम कहलाया जाता है, आरोपी कहलाया जाता है, तो क्या सिर्फ क्रिमिनल केसेस जिसको हम कहते हैं जहाँ मारपीट वगैरह होती है या हीनियस क्राइम होता है, वहाँ पे ही आप अक्यूज्ड कहलाए जाएंगे? हाँ जी, उसी में होगा जिसमें आपने क्राइम किया है, उसी में अक्यूज़ कहलाएगा। अदरवाइज़ तो वो अक्यूज़ क्यों होगा? अदरवाइज़ तो नहीं। अगर उसने कोई भी, चाहे बेशक वो कोई माइनर सा ऑफेंस है, चाहे मेजर है, चाहे हीनियस क्राइम है, चाहे बेशक छोटा सा चोरी का है, चाहे चोरी छोटी भी नहीं है, चोरी तो चोरी है, चाहे वो छोटी या बड़ी है, मतलब कि कोई भी अगर एक्ट, क्रिमिनल एक्ट किया है तो वो क्राइम ही है। जी। रीटा जी, क्रिमिनल केसेस में जैसा कि आपने जिक्र किया कि अक्यूज्ड कहलाया जाता है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब कोई क्रिमिनल केस दर्ज होता है तो दर्ज होने की प्रोसेस कैसी है? क्या एफआईआर होने के बाद क्रिमिनल केस दर्ज किया जाता है, और जब एक एफआईआर एक व्यक्ति के ऊपर हो गई तो क्या वो अक्यूज्ड कहलाया जाएगा, और उस टाइम पे उसके क्या राइट्स हैं? जैसे ही कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, एफआईआर लॉन्च होती है, कंसर्न पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च होती है। अगर तो पुलिस ऑफिशियल उस एफआईआर को लॉन्च करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो वो डायरेक्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ये भी प्रावधान है। जैसे एफआईआर लॉन्च हुई है उसके बाद से वो इन्वेस्टिगेशन उसमें शुरू करेंगे, और जो कंसर्न है, जो अक्यूज़ है, उनको मतलब कि वो अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और वो जो अक्यूज़ के जो राइट है, अगर बाई चांस कोई कंप्लेंट उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है तो उनका ये राइट बनता है कि वो पहले तो वो बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च हुई है। सेकेंडरी ये है कि जैसे ही अगर उनको वो एफआईआर की कॉपी भी ले सकते हैं ताकि उनको पता चले कि ये इनके खिलाफ क्या चार्जेस लगे हैं। और इसकी भी अलग अलग स्टेजेस हैं जी। एक है चार्ज फ्रेम होने से पहले की स्टेजेस, एक है चार्ज फ्रेम होने के बाद की स्टेजेस की आपके राइट क्या है, ट्रायल अगर चल रहा है तो उसमें क्या राइट है, अगर पहले है तो उसमें आपके क्या राइट है। अगर अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, उससे पहले मान लो पुलिस वाले, जैसे एफआईआर लॉन्च हुई है तो पुलिस वाले ने अगर अरेस्ट कर लिया है तो उसके बाद से जो अक्यूज्ड है उसके ये राइट बनते हैं कि जो पुलिस वाला है वो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि उसको ये बताएं कि सबसे पहले तो पुलिस वालों को वर्दी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अरेस्ट कर रहे हैं किसी को, वो वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट बाकायदा होनी चाहिए, तो तभी वो अरेस्ट कर सकता है। और अरेस्ट करने के बाद अगर अरेस्ट कर लिया है तो वो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि ये 24 घंटे के अंदर जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे उसको पेश करे। और ये अक्यूज़ का राइट भी है कि वो 24 घंटे के अंदर
कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट में। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अगर आपको अरेस्ट कर रहा है, एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई है, तो क्या जब भी एफआईआर दर्ज की जाएगी हमेशा पुलिस ऑफिसर क्या आपको अरेस्ट कर सकता है, या कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां पे एफआईआर होने के बावजूद पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं करेगा? ऐसा भी है जहाँ पे पुलिस को लगता है कि ये जो क्राइम है ये कोई हीनियस क्राइम नहीं है, इसमें या तो गवाहों को प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है या जो अक्यूज़ है ये कोई भाग नहीं रहा है, तो उस केस में ऐसा है कि उस अक्यूज़ को नोटिस दिया जाता है, उसको समय वगैरह बताया जाता है कि इस डेट पे आप पुलिस थाने में आके अपना पक्ष बताएं कि आपके खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेंट हुई है, तो उसके बारे में आप अपनी राय दें कि ये कंप्लेंट ये सच है या गलत है, तो उस बारे में इस तरह का भी नोटिस का भी प्रावधान है। जी। और रीटा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम अक्यूज़ड के राइट्स की बात करते हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो अक्यूज़ड का ये राइट है कि अगर वो अरेस्ट किया जाता है तो विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, दंडाधिकारी, उसके पास जाके उसको प्रस्तुत किया जाए। मैं ये जानना चाहूँगा, एफआईआर दर्ज होने के बाद तो ये सारी कार्रवाई अमल में लाई जाती है, बट एफआईआर दर्ज होने से पहले जब एक कंप्लेंट एक अक्यूज्ड के खिलाफ आती है, क्या पुलिस उससे पहले कोई कार्रवाई करती है, क्या कोई तफ्तीश करती है एफआईआर दर्ज करने से पहले या नहीं? जैसे ही एफआईआर होती है, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है वो स्पॉट पे जाते हैं, स्पॉट पे जाके जो भी कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट की है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, स्पॉट को मुआयना किया जाता है। जो अगर बाई चांस कोई हीनियस क्राइम हुआ है उसमें जो अक्यूज्ड है और कंप्लेनेंट है उनको कंसर्न मतलब कि जो नियरेस्ट जो भी है मेडिकल ऑफिसर के पास वहाँ लिया जाता है, उनका मेडिकल लिया जाता है और जो सारी प्रक्रिया है ये की जाती है। अगर पुलिस को लगता है कि ये इसमें अरेस्ट करने की ज़रूरत है तो अरेस्ट किया जाता है। अगर पुलिस को लगता है ये कि माइनर सा ऑफेंस है तो पुलिस स्टेशन में ही जैसे बेल बॉन्ड करके उनको रिहा किया जाता है। अगर लगता है कि नहीं ये मतलब कि इनको बेल नहीं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेज है तो इनको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। जब कोर्ट में पेश करने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करने के बाद या तो कोर्ट से बेल आउट होता है, नहीं तो अगर पुलिस रिमांड या जुडिशियल रिमांड जो भी प्रक्रिया है वो होती है, उसके बाद 15 दिन के जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया जाता है। इस तरह का ये प्रावधान है। रीटा जी, आपने जिक्र किया कि जब भी अक्यूज्ड के ऊपर एफआईआर होती है जो सबसे पहला राइट उसको दिया गया है वो दिया गया है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं अगर आप अरेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एंटीसिपेटरी बेल है क्या, और एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए अक्यूज्ड को क्या करना पड़ेगा, कहाँ वो अप्लाई करेगा? एंटीसिपेटरी बेल के लिए अक्यूज को जैसे कि मान लो एफआईआर लॉज होती है, वो स्पॉट से भाग जाता है कि पुलिस के हाथ में नहीं लिखता है, तो इन द मीन टाइम क्या है कि वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कंसर्न कोर्ट में अगर सेशन कोर्ट में वो बेल एप्लीकेशन मूव कर सकता है और वहाँ से वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है और वो एंटीसिपेटरी बेल लेने के साथ ही वो कोर्ट में पेश भी हो सकता है। अगर कंप्लेनेंट को लगे कि जो ये बेल ली है ये गलत बेल मिली है तो कैंसिलेशन के लिए भी कंप्लेनेंट अप्लाई कर सकता है और अगर लगता है तो कैंसिल भी बेल हो सकती है। जी। और रीटा जी, जैसा कि नाम ही है कि एंटीसिपेटरी बेल, मतलब आपको एंटीसिपेशन है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जब एक बार आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो क्या जब तक वो पूरा मुकदमा चलेगा तब तक के लिए वो एंटीसिपेटरी बेल आपके पास रहेगी, या फिर जब आगे कार्रवाई होती है तो आप रेगुलर बेल लेंगे उसमें? आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी कोर्ट से और बाकायदा श्योरिटी वगैरह देनी पड़ेगी, रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी। रीटा जी, हम आज बातचीत करें अक्यूज़ के राइट्स के बारे में, यानी मुलजिम के अधिकारों के बारे में। जिन व्यक्ति पे अगर एफआईआर हो रही है और स्टेट उनके खिलाफ केस लड़ रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब एक अक्यूज़ पे केस दर्ज कर दिया जाता है, पुलिस एफआईआर कर देती है, तो एफआईआर करने के बाद वो कोर्ट में किस प्रकार से केस को दर्ज किया जाता है, किस प्रकार से पुलिस केस को प्रस्तुत करती है मैजिस्ट्रेट के आगे? जब एफआईआर लॉन्च होती है उसके बाद से सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है या स्पॉट का जो विटनेस है, कंप्लेनेंट है या पुलिस ऑफिशियल है, आईओ है, आईओ इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो सबकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद चालान कोर्ट में पेश होता है। अगर जैसे वो पुलिस की 164 के बयान है, 161 के बयान है, जैसे मजिस्ट्रेट के पास जो बयान होते हैं, और ऐसी कोई भी जो सारे डॉक्यूमेंट जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद कोर्ट में चालान पेश हो जाता है। अगर आईओ को लगता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको लगता है कि ये केस नहीं बन रहा है, तो वो कोर्ट में मतलब कि ड्रॉप के लिए कि चालान की जो है प्रोसीडिंग
ड्रॉप भी हो सकती है चालान पेश होने से पहले ही, अगर आईओ को लगता है कि ये केस नहीं बन रहा है। अगर आईओ को लगता है कि नहीं केस बन रहा है तो वो कोर्ट में चालान पेश होता है। चालान पेश होने के बाद ही कोर्ट में जो ट्रायल है वो शुरू होता है। जी रीटा जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सबसे पहले जब एफआईआर अक्यूज के खिलाफ दर्ज की जाएगी, पहला राइट उसका ये है कि उसको एफआईआर की कॉपी दी जाती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा आपने जिक्र किया कि चालान यानी कि चार्जशीट जब कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है तो जो 164 का आपने कहा कि बयान होता है, 161 का बयान होता है, तो क्या वो सब चीज़ें भी अक्यूज्ड को दी जाती हैं जैसे एफआईआर की कॉपी दी जाती है? जी, जैसे ही फर्स्ट पेशी पे जैसे ही चालान कोर्ट में पेश होता है, चालान के बाद ही नोटिस जाता है अक्यूज़ को। उसके बाद कोर्ट में अक्यूज़ पेश होता है। जिस दिन फर्स्ट पेशी पे अक्यूज़ पेश होता है उस दिन ही उसको चालान की कॉपी दी जाती है। चालान में जो है सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट प्रोसिक्यूशन ने लगाए हैं, चाहे वो विटनेसेस है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट है, चाहे मेडिकल रिपोर्ट है, वो सारे डॉक्यूमेंट, अक्यूज़ का ये राइट है, वो सारे डॉक्यूमेंट पुलिस को मतलब कि जो जिस कोर्ट में केस लगा है कोर्ट को मतलब कि अक्यूज़ को देने होते हैं। जी हाँ जी। और मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब चालान या चार्जशीट फाइल की जाती है मैजिस्ट्रेट के सम्मुख, तो मैजिस्ट्रेट से आपको उसकी कॉपी दी जाती है, प्रोसिक्यूशन आपको उसकी कॉपी देता है और आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आपके खिलाफ चालान पुट कर रही है पुलिस और आपको लग रहा है कि ये केस नहीं बन रहा, तो क्या आप उसी कोर्ट से अपने आप को डिस्चार्ज या दोष मुक्त करवा सकते हैं? उस कोर्ट से भी हो सकता है कि ऐसा है कि जैसे चालान पेश हुआ है उसके बाद जो चार्ज है उस पर कंसिडरेशन होती है, उस पर आर्गूमेंट्स होते हैं। अगर ये पाया जाता है कि ये केस नहीं बन रहा है तो वो डिस्चार्ज भी हो सकता है। अगर लगता है कि इसमें कोई जो चालान पेश किया है इसमें कोई धाराएं कम लगी है और कुछ लगनी चाहिए थी, वो ऐड भी हो सकती है। तो इस तरह का प्रावधान है। जी रीटा जी, आपने जिक्र किया कि चालान के समय 164 और 161 की स्टेटमेंट होती है। अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाएं कि जब अक्यूज़ को जब चार्जशीट की कॉपी दी जाती है उसमें 164 और 161 की स्टेटमेंट होती क्या है और इसका क्या महत्व होता है अगर पूरे जुडिशियल प्रोसेस में हम देखें तो? जो 161 की स्टेटमेंट होती है वो आईओ लेता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पुलिस होता है, और जो 164 के जो स्टेटमेंट होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है। जो मतलब पीड़ित है उसकी स्टेटमेंट होती है ये, जो कि मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होती है। तो ये जो मतलब कि जो ये स्टेटमेंट है, ये जब एविडेंस शुरू होते हैं, जब स्टेटमेंट होती है उस टाइम इनको कॉर्पोरेशन के मतलब कि इससे रिलेट किया जाता है कि ये लिंक है इसमें, जो पहले ही उन्होंने कहा है अब भी यही चीज़ गई है, तो वो कॉर्पोरेशन के पर्पज़ से होती है। जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगा अक्यूज़ड के वे पॉइंट से कि कई बार हम देखते हैं कि जैसा आपने जिक्र किया कि 164 की स्टेटमेंट होती है, 161 की स्टेटमेंट होती है, जब एविडेंस स्टार्ट हो रहा है, ट्रायल चल रहा है और जो कंप्लेनेंट हैं या जो विटनेसेस हैं अगर वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, वो 161 या 164 में जो उन्होंने पहले बयान दर्ज कराया उससे वो वैसा बयान नहीं दे रहे, उसमें चेंजेस ला रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे मामले में फिर अक्यूज़ड का क्या राइट है? क्या वो उस टाइम पे केस को कैंसलेशन करवाने के लिए या कुछ इस प्रकार की चीज़ कह सकता है मैजिस्ट्रेट के पास? ऐसा नहीं है। सिंपल एक चीज़ या एक चीज़ को डिनाई करने के लिए, कुछ पोर्शन डिनाई करने के लिए केस ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये पूरा केस है, इसमें और चीज़ें भी है, तो सब चीज़ों को देख के ही इसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। अगर कोर्ट को लगता है, जो मजिस्ट्रेट है, कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है वो इनसफिशेंट है, वो स्टेटमेंट इस केस को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये प्रोसीडिंग ड्रॉप हो सकती है। पर ये अगर ऐसा है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है सिर्फ एक कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट के बेस पे सारा केस ख़त्म नहीं हो सकता, और भी जैसे मेडिकल है, विटनेसेस है, कई गवाह है और भी, तो उनको भी कंसिडरेशन में लिया जाता है। जी रीटा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं अक्यूज़ड के बारे में, मुलजिम के बारे में, जिनके ऊपर केस चल रहा है, स्टेट जो केस फाइट कर रही है, जिन पे एफआईआर दर्ज की गई है। अगर अक्यूज़ड एक महिला हो, एक सीनियर सिटीज़न हो और एक नाबालिग हो, तो फिर उनके क्या राइट्स में कुछ फ़र्क आता है? क्या उनको कोई स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं हमारे सिस्टम में? जैसे आपने कहा महिला, पहले महिला का जिक्र किया, तो महिलाओं के लिए ये है कि अगर मान लो अरेस्ट करना है तो सनसेट और सनराइज़ से पहले उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर अरेस्ट करना है तो महिला पुलिस ही होनी चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए फ्री लीगल एड का प्रावधान है, ये उनके राइट है। वैसे ही सीनियर सिटीज़न के लिए है, सीनियर सिटीज़न का है तो उनके लिए भी फ्री लीगल एड का प्रावधान है
कि वो फ्री में एडवोकेट मुहैया करवा सकती है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से। और इसी तरह अगर मान लो सीनियर सिटीज़न जैसे मतलब प्रोसीडिंग अगर जल्दी हो उसके लिए भी वो स्पीडी ट्रायल के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है कि मतलब प्रोसीडिंग वो है जल्दी जल्दी जो डेट्स मिलती है वो मिल सकती है। सीनियर सिटीज़न के लिए प्रावधान है। जब जो कि आपने जुवेनाइल का कहा, छोटे बच्चे जो है माइनर, उनके लिए ये है कि जुवेनाइल को एक तो पुलिस जो ऑफिसर है वो उसको पुलिस वर्दी में अरेस्ट नहीं करेगा, सिविल ड्रेस में अरेस्ट करेगा और मतलब कि उसको जैसे मतलब कि पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएगा, जुवेनाइल होम ले जाते हैं ताकि उनको ये फील ना हो कि ये पुलिस थाने में है। उनको पनिशमेंट का भी प्रावधान नहीं है, उनको रिहेबिलिटेशन का प्रावधान है कि भाई उनको मतलब कि सुधार गृह में अगर उनको मतलब पनिश किया जाता है तो सुधार गृह में भेजा जाता है इस तरह का। अगर उनको फ्री लीगल एड का भी प्रावधान है इस तरह का। और जैसे कि उनको मतलब कि जैसे अगर बेल आउट करना है तो उनको मतलब कि गार्डियन की अगर है तो ठीक है, नहीं तो उनको वैसे भी बेल आउट किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है बच्चों के लिए स्पेशली। जी रीटा जी, आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की इतनी सीनियर एडवोकेट हैं, कम से कम 26-27 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत उपयुक्त होगा आपसे ये जानना कि अगर किसी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज की गई है और जैसा कि आप इस चीज़ को जानते भी होंगी और अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोई भी केस ट्रायल पे जाता है तो वो काफ़ी लंबा चलता है, 4-5 साल उसमें लगते हैं, 6 साल भी उसमें लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो अक्यूज़ड होता है, अगर एक से ज़्यादा अक्यूज़ड भी हो सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सोशल स्टिग्मा के साथ साथ मेंटल स्टिग्मा का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या कोई इस प्रकार से भी कोई रेमेडी हमारे कानून में है अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर है वो द्वेषपूर्ण की गई है, वो जानबूझकर मुझे हरास करने के लिए की गई है और मेरे पास थोड़े बहुत उसके सबूत भी हैं कि जिससे मैं साबित कर सकूं कि ये गलत की गई है, पुलिस ने कहीं ना कहीं सही ढंग से तफ्तीश नहीं की और ऐसे ही एफआईआर मैकेनिकली डाल दी है, तो क्या कोई इस प्रकार से उसको रद्द करवाने के लिए या क्वाश करवाने के लिए भी कोई मैकेनिज्म है? हाँ जी, इसके लिए ऐसा है कि आपको हाई कोर्ट में रिट फाइल करने की पड़ेगी। उसमें ये है कि पर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ये मेरे खिलाफ जो ये केस फाइल हुआ है ये झूठा केस है, इसमें ये विटनेसेस है, ये द्वेषपूर्ण है या जो भी है वो आपको साबित करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चन के लिए तभी पॉसिबल है अगर दोनों पार्टी की कंसेंट हो, दोनों का आपस में एग्रीमेंट हो कि हम जो ये कंप्लेंट है ये मैंने ऐसे ही कर लिया, झूठी मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या कुछ भी रीज़न था तो तभी कैंसलेशन हो सकती है, अदरवाइज़ तो नहीं। जी रीटा जी, आप एक लीगल एड काउंसलर भी हैं, आप फ्री लीगल एड पैनल में भी हैं आप एचपी हाई कोर्ट में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फ्री लीगल एड हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर एक अक्यूज़ड है, क्योंकि अगर हम अक्यूज़ड की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज़ड के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो एक वकील को हायर कर सके, तो फिर हम किस प्रकार से एक फ्री लीगल एड पैनल के तहत लॉयर को प्राप्त करें? फ्री लीगल एड के लिए अगर मान लो एक मेल मेंबर है, अगर तो कस्टडी में है तो उसको फ्री की लीगल एड मिल सकती है, ठीक है। अगर मान लो वो बेल आउट है तो उसको अगर वो एससी से संबंध रखता है, एसटी से संबंध रखता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसकी जो एनुअल इनकम बहुत कम है, तो वो एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में एक एप्लीकेशन दे के कि मुझे सरकारी वकील मुहैया किया जाए, तो उसके बेस पे आपको सरकारी वकील मुहैया किया जाता है, उसके बेस पे ही फ्री की जो लीगल एड है वो मिल जाती है। जी, और मैं ये जानना चाहूँगा जो भी अक्यूज़ड हैं जिनको फ्री लीगल एड के तहत जो सरकारी वकील, जिसे हम कहते हैं कि सरकारी वकील पर आप बता रहे हैं कि वो सरकारी वकील नहीं होते, तो जब वो वकील प्राप्त करते हैं तो क्या सारा जो खर्चा होता है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी ही उसका वहन करती है या कहीं ना कहीं कई बार जैसा कहते हैं कि कहीं पेपर वर्क वगैरह के लिए आपको शायद पैसे देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते? उसमें ये है कि अगर आप अपनी तरफ से वकील अपनी तरफ से अप्लाई करेगा तो वकील को ही पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ अगर आप अक्यूज़ के बिहाफ पे मान लो कोई भी ऑर्डर लेते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसका सारा वहन लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है। अगर वकील खुद ना करके उसके नाम पे वो कागज़ मान लो ऑर्डर की कॉपी अप्लाई कर रहे हैं, जजमेंट की कर रहे हैं या कोई पीएफ फाइल कर रहे हैं, तो अगर उसी के बिहाफ पे करते हैं तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ उसका सारा पे करती है। जी रीटा जी, आपने जिक्र किया कि स्पीडी ट्रायल का जो अधिकार है वो सीनियर सिटीज़न को प्राप्त है, पर मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई अक्यूज़ जो सीनियर सिटीज़न नहीं है या फिर महिला, जैसा आपने जिक्र किया महिला की कैटेगरी में भी नहीं आता, तो फिर स्पीडी ट्रायल करने के लिए वो क्या कर सकता है कि जो उसका केस है वो जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाए? ऐसा है, स्पीडी ट्रायल का तो ये है कि अक्यूज़ जो है हर पेशी पे आए,
ताकि ये है कि जिस टाइम लगा हो ऐसा ना हो कि अक्यूज़ आज पेशी पे ना आए और प्रॉपर ऑर्डर या मतलब कि नोटिस चले जाए दूसरी पेशी पे, तो वो 2-3 महीने का तो मिनिमम उसमें वो आ जाता है। तो बेटर है कि अगर जो अक्यूज़ है वो हर पेशी पे आए, इससे भी स्पीडी ट्रायल अपने आप होगा कि अक्यूज़ आएगा और विटनेसेस जो है वो स्टेट वाले जो है विटनेस अगर टाइम से बुलाते हैं हर पेशी पे आते हैं, तो उससे ये है कि जो केस है वो जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाता है। जी रीटा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम अक्यूज़्ड के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुलजिम के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। अक्विट होने पे जब दोष से मुक्त कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को, जब वो पूरा ट्रायल लेता है, तो उसके बाद उसके क्या अधिकार हैं हमारे कानून में? अक्यूज़ को जब अक्विट हो जाता है तो उसका ये है कि वो ऑर्डर की कॉपी लेने का उसका अधिकार है। साथ में है, कई बार आपने देखा होगा कि जो कंप्लेनेंट है वो उनको मारने को या कुछ ऐसा दहशत की भावना होती है कि उसको मारने को चलते हैं, तो उसका ये राइट बन जाता है कि वो पुलिस प्रोटेक्शन ले सकता है। जी, और मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम ट्रायल की बात करते हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, ट्रायल काफ़ी लंबा चलता है, 5-6 साल उसमें लगते हैं। उसके बाद अगर आप अक्विट हो रहे हैं, आपको एक प्राइवेट लॉयर भी एंगेज करना पड़ेगा, आपको उसकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी, और जो सोशल स्टिग्मा है वो अलग से है, मेंटल स्टिग्मा अलग से है। तो क्या ऐसे मामलों में जब आप अक्विट हो जाते हैं तो क्या आप डैमेजेस या कॉम्पनसेशन ले सकते हैं? क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि स्टेट का केस होता है, तो क्या आप स्टेट से डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं? हाँ जी, आप स्टेट से और जो कंप्लेनेंट है उनसे कंपनसेशन के लिए केस कर सकते हैं। साथ में ही आप कंप्लेनेंट के खिलाफ डेफेमेशन का केस भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपको इतना जो बदनामी सहन करनी पड़ी वो भी आप कर सकते हैं। जी, और मैं ये जानना चाहूँगा, कई बार हम ये भी देखते हैं, ये भी पढ़ते हैं कि कई बार ये पाया जाता है कि जो केस है वो झूठा केस किया गया। तो ऐसे मामलों में अगर जो कंप्लेनेंट, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, उसने गलत तथ्य प्रस्तुत किए कोर्ट के समक्ष और फिर जाके आपके ऊपर केस हुआ है और लंबा ट्रायल चला है, उसके बाद आप दोष मुक्त हुए हैं, तो ऐसे मामलों में क्या जो कोर्ट है वो सू मोटो भी कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, या उसमें अक्यूज़ को ही कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी? उसमें अगर कोर्ट को लगता है कि इन्होंने गलत केस फाइल किया है तो उसके खिलाफ, कंप्लेनेंट के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उसको सज़ा का भी प्रावधान है इसमें, और फ़ाइन तो है ही है, सज़ा का भी, जेल की हवा भी उसको खानी पड़ सकती है अगर ऐसा पाया जाता है। जी रीटा जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कई बार हम ये देखते हैं कि जब फैसला आता है, कई बार तो अक्विट किया जाता है कि उसको, कई बार उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है। अगर अक्यूज़्ड को कन्विक्ट कर दिया गया, उसे सज़ा दे दी गई है लोअर कोर्ट ने, तो फिर क्या वो उस फैसले के लिए अपील भी कर सकता है क्या उसी कोर्ट में, या उसे हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा? देखो, अगर तो जुडिशल मजिस्ट्रेट से केस हुआ है तो वो सेशन कोर्ट में अपील में जा सकता है, अगर सेशन कोर्ट से किया है तो वो हाई कोर्ट में अपील में जा सकता है, तो उसके पास ये रेमेडी है। जी, और मैं ये जानना चाहूँगा, कई बार हम ये देखते हैं कि, और आपने भी शायद अखबारों वगैरह में भी काफ़ी पढ़ा होगा कि कई बार जो कुछ लोग होते हैं वो अंडर ट्रायल होते हैं, उनके ऊपर केस चल रहा होता है, बट उन्हें बेल भी नहीं दी जाती है कोर्ट के माध्यम से। जैसे कि अगर हम रेप की बात करें, मर्डर की, या इस प्रकार के हीनियस क्राइम्स की बात करें, तो कई बार 10-10 साल, 15-15 साल एक व्यक्ति जेल में रहता है, उसके बाद जाके वो अक्विट होता है, यानी कि उसे दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में एक इंसान के पास क्या अधिकार बचेगा अगर उसके इतने साल कानूनी व्यवस्था में लग जाते हैं और वो जेल में भी रहता है, उसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए या फिर उसका जो खोया हुआ सम्मान है वो लौटाने के लिए क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है? देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर एक्विट हो जाता है, बहुत सालों तक बेल नहीं मिलती है, बेल ना मिलने की वजह हीनियस क्राइम है, ठीक है। हाँ, आपके पास एक रेमेडी है, अगर चलान मान लो 90 डेज़ में पुट नहीं होता है कोर्ट में हीनियस क्राइम में, तो आपके पास रेमेडी है, अपील के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कस्टडी में। पर अगर आप ऑलरेडी बेल आउट हुए हैं तो उसमें चलान कभी भी पुट हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि इतने साल तक वो अंदर रहे, अंदर रहने की वजह हीनियस क्राइम था। एक्विटल की वजह ज़रूरी नहीं है कि एक्विटल की वजह वो इनोसेंट था। एक्विटल की वजह कई बार ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर नहीं थी, वो गवाही में कुछ रह गया हो, वो कई चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए। जी, एडवोकेट रीटा ठाकुर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।